नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलता है। वह एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, मगर मोदी के इशारे पर चलता है। यह बात आज फिर साबित हुई कि नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव बेईमानी से जीता है, धांधली करके जीता है, अराजकता के बूते जीता है। यह भी साबित हो रहा है कि लड़कियों की आबरू भाजपा में सुरक्षित नहीं है। भाजपा के लोग ही भक्षक बन रहे हैं लड़कियों के। जी हां, कमोबेश आज ये सारे विषय चर्चा शुरू करता हूं कि कैसे चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बना हुआ है। आपको याद होगा, चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उन्होंने सारी परिस्थितियों का आकलन करके चुनाव की हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखें तय की। उसने महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव साथ नहीं कराया, जबकि पिछली बार साथ हुआ था। क्यों नहीं कराया? क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी नहीं, वहां बुरी तरीके से महाविकास अघाड़ी से वो डरे हुए, और महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी है। उधर झारखंड में वो तोड़फोड़ तब नहीं कर पाए थे, तमाम उनके खेल बाकी थे, और इसलिए वहां पर कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में तोड़ की जाए, इस काम में लगे हुए हैं। तो अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ था। मोदी के जो पूरा अपना ऑपरेशन है उसके तहत नहीं था, इसलिए उसकी तारीखें तय नहीं हुई। यह है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की घोषणा होती है। चलिए, अब जब यह चुनाव की घोषणा होती है तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होता है। हवाला दिया जाता है कि सुरक्षा कारणों से उसमें होगा, लेकिन हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट पड़ना था। पहले कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हाँ स्वागत है, बड़ा खुशी यहां चुनाव की। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जमीन पर गए तो देखा उनकी कहीं पर जमीन है ही नहीं। उनके लिए तमाम संकट खड़े थे, और तमाम जो वो नैरेटिव तय करने के लिए वक्त चाहते थे, उसके लिए 5-7 दिन की उन्हें और जरूरत थी। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि चुनाव की तिथियां टाल दी जाएं, क्योंकि 1 तारीख को जब चुनाव है तो उसके आसपास 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, और छुट्टियां होने के कारण मतदान उतना अच्छा नहीं होगा। जबकि सभी का मानना था, पूरे हरियाणा वासियों का मानना था कि छुट्टी में तो अच्छा मतदान होगा, जो लोग बाहर भी हैं वो भी आ जाएंगे। यही तो भाजपा नहीं चाहती। और भाजपा की बी टीम जो कही जाती है, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी, उन्होंने भी उसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आई 2014 के पहले, इनेलो के बूते आई, और जब जब उसकी सरकार को संकट आया तो इनेलो से ही टूट के उन्हीं की पार्टी का एक दूसरा अंग है जेजेपी, वो उनके साथ सरकार चलाती रही। तो यह पूरा खेल है। तो उन्होंने भी वही बात कही। कांग्रेस कहे कि चाहे जब करा लीजिए, हम तो हर दिन के लिए तैयार हैं, लेकिन 1 तारीख घोषित है, एक ही को कराइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, लोग आएंगे। लेकिन डरी हुई भारतीय जनता पार्टी बार बार तमाम चीजों का
हवाला दे रही थी कि ये छुट्टी है, ये त्योहार है, ये है, वो है, वो है। बहरहाल चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इशारे को समझा और तारीख, मतदान की तारीख 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर कर दी, जबकि 4 को नतीजे आने थे। तो अब नतीजे आएंगे 8 को। यहां तो यह कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो 1 अक्टूबर को चुनाव होने, वो 1 को ही होंगे। अब आप इससे समझ लीजिए कि देश में 2 विधान यहीं आपको दिखाई दे गए, 2 क्राइटेरिया आपको यहीं दिखाई दे गए। तो यह स्थिति है। तो यह दर्शाता है। दूसरा बताऊं, मध्य प्रदेश में सागर लोकसभा क्षेत्र है और सागर से लता वानखेड़े सांसद चुनी गई हैं भारतीय जनता पार्टी। वो अपने क्षेत्र के किसी से मिलने जाती हैं और उनके घर में वो भोजन को जा रही होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं और वहां के विधायक प्रतिनिधि हैं और सारे लोग, वो उनको मिलते हैं और घेर के कहते हैं, अरे लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दी। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़ा उसके लिए, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। पूरी तरीके से मतदान हमने करा तो जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस की हमने किया तो कोई पार्टी पे एहसान थोड़ी किया, हमने भी किया। हम 3 सेक्टर संभाल रहे थे। संजय अत्तू भंडारी, तो वो संजय अत्तू भंडारी कहते हैं, मैडम हमने आपके लिए इतना काम किया है कि हमने 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं बनने दिया। हमने कांग्रेस पार्टी के लोगों को खदेड़ दिया और हमने आपको जितवाया है। तभी वहीं पर दूसरे पदाधिकारी कहते हैं कि मैडम हमने इतना वोट आपके लिए डलवाया है फर्जी कि आप समझ नहीं सकते। मैंने खुद 15 वोट आपको डाले हैं, 15 वोट फर्जी वोट डाले हैं। यदि मैं फंस जाता तो जेल में जाता, लेकिन आपके लिए डाले। अब आप समझ सकते हैं, जब पदाधिकारी यह बात कह रहे हैं, तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो वह बात सामने आ जाती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी फर्जी तरीके से जीती है। इसके पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो सीटें जीती थी जिनमें कहीं वोट कम गिने गए, जितने वोट पड़े थे उससे कम गिने गए, कहीं वोट जितने पड़े थे उससे ज्यादा गिने गए। वॉइस फॉर डेमोक्रेसी करके एक संस्था है, एक शायद समूह है विशेषज्ञों का, जिन्होंने जो अभी हाल में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उस पर जो वोट पड़े थे और वोट कितने की गिनती हुई, अलग अलग फेजेस में कितना पड़ा, बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस किया, उसका एक बड़े गहन रूप से उन्होंने अध्ययन किया है। और उसमें कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि जो कोई भी आदमी चाहे तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः जो बात वो निकाल कर लाए, जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जितना उन्होंने शुरू में हर फेज में जितना अनाउंस किया, जो शाम को 7 सवा 7 बजे का उनका आता है अनाउंसमेंट, उसके और जो आखिरी फेज में जो फाइनल उन्होंने आंकड़े दिए, उसके बीच में करीबन किसी फेज में 4%, किसी फेज पे 6%, किसी फेज में 8% तक का अंतर है। और मैं एक जो प्रश्न अपने आप से पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं, जहां से मैं इस रिपोर्ट के विश्लेषण की शुरुआत करूंगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन के सर्वे होते हैं तो प्लस माइनस 1%, 1.5% लोग कहते हैं कि अगर इतना अंतर है तो वो वैलिड सर्वे है, उससे ऊपर अगर अंतर जाता है तो इनवैलिड सर्वे हो जाता है या फर्जी सर्वे माना जाता है। अगर उस हिसाब से देखें और हम देखें कि कहे हुए आंकड़े और आखिरी आंकड़ों के बीच में अगर 6% का अंतर है राष्ट्रीय स्तर पर, तो यही तर्क अगर हम आगे उड़ाएं तो क्या सही में ये नतीजे सही थे या नहीं थे, ये अपने में एक सवाल बनता है। इन्होंने जो विश्लेषण किया है उसमें कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और फिर देखूंगा कि कुल मिलाकर करीबन 5 करोड़ ऐसे वोट हैं जो बाद में आते हैं। और इसका जब भी
इलेक्शन कमीशन से पूछा गया है तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे जो आंकड़े दिए थे वो प्राथमिक रूप से एकदम सही नहीं थे, अंदाजा था, और उसके कुछ समय बाद जब फाइनल हो जाता है वो हमने पब्लिश किए। ये दूसरी बात है कि पहले फेज में 11 दिन बाद, दूसरे फेज में 6 दिन बाद और बाकी के फेजेस में 4-4, 5-5 दिन बाद इन्होंने अपने फाइनल आंकड़े दिए। ये तब है जब कस्में खाई जाती हैं कि ईवीएम से बेहतर कोई तरीका नहीं है, ईवीएम से हर चीज पता चल जाती है। और इस तरह से करके भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती, और ये सीटें जो उसने फ्रॉड से जीती, यदि इन्हें घटा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी 150 के नीचे सिमट जाती है। यानी जो राहुल गांधी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का बुरी गति है, वो अब दिखाई दे रहा है। और चुनाव आयोग की है बेईमानी, यदि ना होती, सही निगरानी होती, सही से चुनाव होता, तो शायद भाजपा नहीं जीत पाती। और जिस मध्य प्रदेश में वो सारी सीटें जीत गई है, अब इससे एक चावल की वानगी देखी जाती है कि चावल पका है कि नहीं पका है। तो यह उदाहरण है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने वहां सारी सीटें जीती है, सत्ता का और सब चीजों का कैसे दुरुपयोग किया है यह सामने। तो यह हुई एक बात। अब दूसरा आपसे बात करता हूं। आज देश की बेटियां असुरक्षित, भारतीय जनता पार्टी ने के लोगों ने और जिस तरह उनके संगठन ने मिलकर के एक नैरेटिव बनाया था निर्भया के साथ रेप के बाद कि भारत में लड़कियां असुरक्षित, और वास्तविकता यह थी कि सरकार इतनी संजीदा थी, तत्काल उसने गिरफ्तारी करी, तत्काल कार्रवाई करी, सारी प्रोसीडिंग करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कैसे सुनवाई के लिए भेजा गया, सब कुछ हुआ, इतनी जल्दी चार्जशीट हुई, बावजूद इसके उसे घेरा गया, फिर झूठे आरोप लगाए गए, सब कुछ किया गया। उसके लिए पूरा विवेकानंद फाउंडेशन जो अजीत डोभाल का है और दूसरे तमाम सारे संगठन मिलकर के किस तरीके से उन्होंने अन्ना नाम का एक फ्रॉड पेश किया और पूरा बदनाम किया। और कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो गिर गई और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल गई। उधर दिल्ली में इसी बूते आम आदमी पार्टी को सरकार मिल गई, सब कुछ हो गया। अब वही मॉडल भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना रही है। वहां पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उस मामले को लेके इसी तरीके से वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और बदनाम कर रही है पूरे पश्चिम बंगाल को, और पश्चिम बंगाल को ऐसे दिखा रही है जैसे वहां बलात्कार बहुत होते हैं, जबकि इस देश में सबसे ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में होते हैं। उत्तर प्रदेश से अधिक बलात्कार कहीं नहीं होते। उत्तर प्रदेश में हत्याएं भी सबसे ज्यादा होती हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे तमाम महिलाओं से सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। बावजूद इसके उसकी चर्चा नहीं हो रही। यह चर्चा नहीं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लड़कियां सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही नरेंद्र मोदी जहां से सांसद है, उस बीएचयू के आईआईटी में आईआईटी की छात्रा से गैंग रेप किया था, और वो गैंग रेप करने वाले नरेंद्र मोदी के ही कारिंदे थे, उन्हीं की अपनी टीम के सदस्य थे, और उन्होंने रेप किया। रेप करने के बाद में पुलिस उस पर पर्दा डालने लगी और वो लड़के चले गए मध्य प्रदेश के चुनाव में काम करने। वहां पर उन्होंने ऐश करी। जब वहां से आए तब तक अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम सीसीटीवी फुटेज और सब कुछ निकलवाए थे। उससे यह सामने आ गया कि वही लड़के थे, आरएसएस के, बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने रेप किया था, गैंग रेप किया था। बहरहाल अब सब कुछ सामने आ गया था तो मजबूरी में उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज नरेंद्र मोदी जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस के साथ देश के तमाम जनपदीय न्यायाधीशों को संबोधित कर रहे थे, तब कह रहे थे कि महिलाओं के अपराध के मामले में त्वरित न्याय हो, व्यवस्था हो, तभी उन गैंग
रेपिस्ट को बेल दी जा रही थी, उन्हें छोड़ा जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके छूटने के बाद उन्हें माला पहना रहे थे। रेपिस्ट को, गैंग रेपिस्ट को माला पहना रहे थे। आप समझ सकते हैं कितना आपकी बच्चियां सुरक्षित हैं। बच्चियों की जब सुरक्षा की बात होती है, राजकोट है गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी पाटिल का जो कॉलेज है, उस शिक्षण संस्थान में एक 21 साल की लड़की के साथ रेप होता है, सब कुछ होता है और रेप करने वाला खुद ट्रस्टी होता है और इन सब पे पर्दा डाला गया, कैसे उसे बचाया गया। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ही था जब नरेंद्र मोदी लाल किले से कह रहे थे महिलाओं की सुरक्षा सम्मान होना चाहिए, तभी गुजरात में बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट को रिलीज किया जा रहा था, उनकी सजा माफ की जा रही थी और उन्हें माले पहनाए जा रहे थे, लड्डू खिलाए जा रहे थे, आरती की जा रही थी। आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है, मालिक हैं, वो उस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले किस तरीके से लड़कियों के बाथरूम में और सब जगह कमरों में लगा करके कैमरे, हिडन कैमरे और उनकी पोर्न फिल्में बनाई जा रही थी और क्या क्या किया जा रहा था, वह पकड़ा गया था। कुछ नहीं हुआ, ना आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार ने कुछ किया और ना ही नरेंद्र मोदी ने कुछ किया और उसे राज्यसभा सदस्य और बना दिया। तो आप समझ सकते हैं इस तरह बचाया जाता है। उधर आप देखिए, अभी आंध्र प्रदेश में जहां भाजपा और चंद्रबाबू नायडू की, वहां की सरकार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए से जुड़े हुए व्यक्ति का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के वॉशरूम में लगा के कैमरा 300 से अधिक पोर्न फिल्में बनाई गई। तमाम लड़कियों के किस किस तरीके से क्या क्या किया गया है, उनके जीवन को बर्बाद करने का काम तो यह भी है। इसके अलावा यदि आपको देखना हो तो महाराष्ट्र में बदलापुर में स्कूल के अंदर 2 बच्चियों के साथ में जिस तरह यौन शोषण हुआ, रेप हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता का स्कूल है, वहां पर भी यह होता है। इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आज जब नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे मेरठ से लखनऊ के लिए, तो उसी ट्रेन के एक डिब्बे पे कब्जा कर लिया भाजपा के नेताओं ने और जब लड़की वहां से खाना लेने निकल रही थी तो उसके साथ अभद्रता की और क्या क्या किया लड़की ने खुद बताया। यानी आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े पाप के साथ खड़े हैं। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। मोदी जी, माफी मांगनी है ना तो दिल से मांगिए। सबसे पहले माफी मांगिए देश के बेरोजगार युवाओं से जिन पर की जुमलों की बौछार, हर उस व्यक्ति से जिसकी कमर महंगाई से तोड़ी, हर भारतीय से जिसकी सांस लेने को छोड़कर चीज पर टैक्स लगाया, उस हर महिला से माफी मांगिए जिसके साथ अपराध हुआ क्योंकि आप संरक्षण दरिंदों को देते रहे। किसानों से माफी मांगिए जिनकी शहादत होती रही और आप दिल्ली के रास्ते रोके रहे। मजदूरों से माफी मांगिए जिनको पैदल चलने पर आपने मजबूर किया। छोटे उद्योगों से, कारोबारियों से जिनको आपने मित्र के मुंह में चौपट किया। हर उस इंसान से माफी मांगिए जिसने किसी अपने को बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखा। मणिपुर से भी माफी मांगिए जिसको ना सिर्फ उसके हाल पर छोड़ दिया पर वहां एक बार तक नहीं गए। सेना के शूरवीरों से जिनके बलिदान पर चुप रहकर चीन को क्लीन चिट दी। दलितों से, आदिवासियों और पिछड़ों से जो यातनाएं झेलते रहे और आपको फर्क नहीं पड़ा। हर उस हिंदू से माफी मांगिए जिसके धर्म और आस्था पर आपने बड़ा ढोंग किया। हर उस मुसलमान से माफी मांगिए जिसके खिलाफ जहर उगला। असलियत तो ये है कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव ना होता तो आप मणिपुर की तरह वहां भी मुंह मोड़ कर ना देखते और आपके गुनाहों की कोई माफी नहीं है। वो संवैधानिक संस्थाएं जो राहुल गांधी कहते हैं कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, वो दिखाई देता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग गुलाम हो जाता है, किस तरीके से न्यायपालिका गुलाम हो जाती है, किस तरीके से
जांच एजेंसियां हो जाती हैं और किस तरह से ये बलात्कारियों के संरक्षक। यह सबूत अपने आप में पुख्ता है। जय हिंद।